गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर बेस्ट. ओके, माय नेम इज़ दीक्षित कालरा. माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 8568000826. आई एम रनिंग माय कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑन द नेम ऑफ कालरा इंस्टीट्यूट इन राजपुरा. ओके, अगर आपको कभी भी कोई भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8568000826. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर सेम है. और मेरा यूट्यूब चैनल भी है. आप यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लासेस देखना चाहो तो आप यूट्यूब चैनल पे भी मेरी सारी क्लासेस देख सकते हो. अगर आपने फुल क्लास लगानी हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है दीक्षित कालरा के नेम से. आप दीक्षित कालरा के नेम से सर्च कर लो या कालरा इंस्टीट्यूट के नेम से सर्च कर लो तो आपको चैनल मिल जाएगा. आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर दो तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी. ओके, मेरा दीक्षित कालरा में है DEXIT दीक्षित KALRA कालरा, दीक्षित कालरा. अगर आपने कालरा इंस्टीट्यूट के नेम से सर्च करना है तो KALRA कालरा INSTITUTE कालरा इंस्टीट्यूट. ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लो या मेरी पूरी वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब चैनल पे मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो. ओके, आज का जो टॉपिक है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पे है. क्लियर है? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल आपने पढ़ा होगा. असेसमेंट मैंने लास्ट क्लासेस लगाई थी, उसमें मेरा सारी असेसमेंट के ऊपर ही सारी क्लास थी. तो आज मैं कर रहा हूँ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की असेसमेंट कैसे होती है. इंडिविजुअल की असेसमेंट करने के लिए एक तो उसमें होती है एक सेल्फ असेसमेंट जो इंडिविजुअल खुद करता है. अगर जो सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट मतलब सेल्फ खुद ही असेसमेंट करना, अपनी असेसमेंट खुद करना. मतलब जो पर्सन, जो इंडिविजुअल है, जो इनकम अर्न कर रहा है वो खुद की असेसमेंट खुद कर सकता है. मतलब उसको सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं. सेल्फ असेसमेंट कवर होती है अंडर सेक्शन 140A में. अगर किसी ने अपनी इंडिविजुअल पर्सन अपनी इनकम को कैलकुलेट करता है, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करता है, फिर रिटर्न फाइल करता है, दिस इज़ द सेल्फ असेसमेंट. मान लो कभी इंडिविजुअल को डाउट आ रहा है कि उसकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, उसको प्रॉपर प्रोविजंस नहीं पता, तो वो असेसिंग ऑफिसर या किसी भी एक्सपर्ट से सजेशन ले सकता है या एक्सपर्ट से अपनी रिटर्न फाइल करवा सकता है, असेसमेंट करा सकता है. अगर इंडिविजुअल अपनी असेसमेंट नहीं करता या असेसमेंट करता है या उसमें कोई मिस्टेक होती है तो उसकी जो असेसमेंट होती है वो असेसिंग ऑफिसर करता है. ठीक है, वो उस असेसमेंट को बोलते हैं असेसमेंट बाय असेसिंग ऑफिसर. ठीक है, असेसमेंट बाय असेसिंग ऑफिसर में अलग अलग असेसमेंट्स होती है. इसमें काफ़ी टाइप्स की असेसमेंट्स होती हैं, जैसे इंक्वायरी, असेसमेंट बिफोर इंक्वायरी, असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी, समथिंग स्क्रूटनी असेसमेंट, समरी असेसमेंट, रीअसेसमेंट. काफ़ी असेसमेंट्स होती हैं जो असेसिंग ऑफिसर करता है. क्लियर है? आज हमने पढ़ना है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल. इसमें एक सेल्फ असेसमेंट होती है, असेसमेंट बाय द असेसिंग ऑफिसर होती है. क्लियर है? अगर पर्सन खुद अपने आप करता है तो वो सेल्फ असेसमेंट है, असेसिंग ऑफिसर करता है तो असेसमेंट बाय असेसिंग ऑफिसर होता है. क्लियर है? इसमें हमने फिर देखना है कि टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है, कौन सी कहाँ. अगर इंडिविजुअल को इनकम अर्न कर रहा है, मान लो कि HUF से कर रहा है, AOP कर से कर रहा है, फर्म से कर रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होना है. क्लियर है? तो इसमें हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे. मैं एक एक पॉइंट पढ़वाता जाऊँगा और साथ साथ आपको प्रॉपर क्लियर कराता जाऊँगा. क्लियर है? नेक्स्ट है कि कहाँ से इनकम आती है, कौन सी इनकम हमारे में इंक्लूड होती है, कौन सी इनकम हमारी इंक्लूड नहीं होती. नेक्स्ट हमें डिडक्शंस, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कर रहे हैं तो कौन सी डिडक्शंस मिलती हैं. नेक्स्ट हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. इसमें टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे होती है. जो भी इंडिविजुअल ने इनकम कमाई, ओके, मान लो कि इसके अलग अलग सोर्सेज से है तो उसकी इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करें, उस पर अलग अलग रेट्स हैं, हम कैसे क्लब करें, कौन सी क्लब ना करें, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारी की सारी टैक्स कैलकुलेशन कर देनी है. क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर AMT की. AMT होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स. इसके ऊपर AMT की प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं या नहीं है. ठीक है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक रीड करके प्रॉपर तरीके से आपको पढ़वा के उसके बाद एक एक क्लियर करता जाऊँगा. क्लियर है? आप स्टार्ट करते हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल. क्लियर है? असेसमेंट वैसे तो न्यूमेरिकल के काफ़ी चांसेस है, लेकिन इसमें से कई बार थ्योरी का भी आ जाता है. क्लियर है? तो आपको मैं रीड करवा देता हूँ. सबसे पहले क्या है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल. इट मीन्स द असेसिंग ऑफ द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और बाय द असेसिंग ऑफिसर. द असेसमेंट इज डन बाय individual is known as self assessment under section 140A and the assessment is done by the assessing officer is known as best judgment assessment or compulsory or discretionary assessment. ठीक है? The income of the individual includes the income from the salary, income from HP, income from the PGBP, income from capital gain and income from other sources.
इसी से वो इनकम कमा सकता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल इंक्लूड्स। इंडिविजुअल में क्या क्या इंक्लूड होता है, मेल भी इंक्लूड होते हैं, फीमेल भी इंक्लूड होते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नो स्पेशल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू क्लेम द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल फॉर असेसमेंट पर्पस। असेसमेंट के लिए अलग से हमें कोई फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं करनी पड़ती, ठीक है। ये तो क्या असेसमेंट खुद कर रहा है, अगर असेसिंग ऑफिसर कर रहे हैं तो उसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कह सकते हैं, कंपलसरी कह सकते हैं, वटएवर, काफ़ी टाइप की असेसमेंट्स होती हैं। इसमें इंडिविजुअल की जो इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, सैलरी की इनकम, एचपी की इनकम, पीजीबीपी की इनकम, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन की और अदर सोर्सेज की इनकम ऐड, टोटल इनकम ऐड की जाती है, फिर उसकी असेसमेंट की जाती है। इंडिविजुअल में मेल हो चाहे फीमेल हो, इंडिविजुअल माना जाता है, इसमें कोई स्पेशल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आ रही है। एज अ मेंबर ऑफ HUF एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, अगर HUF से अगर इंडिविजुअल को कोई इनकम आ रही है तो उसके इंडिविजुअल के हाथ में एग्जाम्प्ट मानी जाएगी, क्योंकि HUF ने इसके ऊपर टैक्स पे कर रखा होता है। शेयर फ्रॉम AOP, if any of the member income exceeds exempted limit, then the AOP association of persons will pay MMR at the rate 30% on the whole of its total income। अगर AOP के मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं उसमें से किसी की भी इनकम एग्जम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो टोटल इनकम पे AOP की जितनी टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम पे उसका 30% टैक्स लगता है। एज अ पार्टनर ऑफ HUF, अगर हम एज अ पार्टनर ऑफ फर्म अंडर सेक्शन 184, अगर फर्म 184 में कवर हो रही है, अगर उसके पार्टनर हैं तो उस केस में हमारे हाथ में जितनी भी इनकम आएगी, मतलब अगर हम पार्टनर हैं तो हमारे हाथ में सारी की सारी इनकम एग्जम्प्ट मानी जाएगी। मान लो कि उसने कोई सैलरी वगैरह पे की है तो सैलरी जो पे की है वो जितना भी उसने एज एन एक्सपेंस क्लेम किया है वो हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एज अ पार्टनर ऑफ फर्म अंडर सेक्शन 185, अगर हम 185 के अंडर जो कवर होती है फर्म, उसके अकॉर्डिंग हम उस फर्म के पार्टनर हैं तो हमारी सारी की सारी इनकम एग्जम्प्ट मानी जाती है। चाहे जितना प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन कुछ भी रिसीव हो रहा है सब कुछ एग्जम्प्ट माना जाता है। लेकिन जो इसमें है 184 में सैलरी रेम्युनरेशन जो मिलती है वो टैक्सेबल होती है, सिर्फ इसमें प्रॉफिट का पार्ट ही एग्जम्प्ट होता है। 184 में, 185 में सब कुछ एग्जम्प्ट होता है। शेयर फ्रॉम द कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A-B-C-D, अगर हमें कोई किसी भी कंपनी से, इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा है 222A, B, C और D इन सेक्शन में हो रहा है तो एग्जम्प्ट माना जाएगा। अगर वो 2 सबसेक्शन 22 क्लोज E में हो रहा है तो वो टैक्सेबल माना जाएगा। नोट, ये सारी इनकम क्लबिंग का प्रोविजन कैसे क्लब होती है। नोट, कंडीशन ऑफ एग्जम्पशन इज दैट इट शुड बी पेड बाय द इंडियन कंपनी टू द इंडिविजुअल इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1035। इसमें क्या कंडीशन है, ये इंडियन कंपनी के द्वारा दिया जाना चाहिए, जो भी शेयर होल्डर है उसको ये 1034 में एग्जम्प्ट मानी जाती है। इनकम ऑफ अदर पर्सन्स टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की टोटल इनकम में कोई मान लो कि किसी और की भी इनकम आ रही है तो वो कैसे क्लब की जाती है। नेक्स्ट, इसमें फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर हमने कोई एसेट ट्रांसफर नहीं की लेकिन हमने इनकम सिर्फ ट्रांसफर किया तो जो हमने इनकम ट्रांसफर किया वो हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी। रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट है, मान लो कि कोई हमने राइट किसी को दिया लेकिन हम उस राइट को तोड़ सकते हैं, हमने डीड की लेकिन वो डीड रेवोकेट हो सकती है, तोड़ी जा सकती है, तो उस केस में हम उसको हमारी इनकम में ही माना जाएगा। उस एसेट से जितनी इनकम हो रही होगी वो हमारी इनकम में ही ऐड होगी, उसकी नहीं होगी जिसको हमने ट्रांसफ़र किया। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड की इनकम हमारे में ऐड होती है। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू द स्पाउस और डॉटर इन लॉ बाय एन इंडिविजुअल, अगर हमने कोई भी एसेट ट्रांसफ़र किया है स्पाउस को या डॉटर इन लॉ अपनी बहू को, तो उस केस में वो जितनी भी इनकम उससे कमा रहे होंगे हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी। इनकम फ्रॉम द एसेट्स ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल ने कोई भी एसेट ट्रांसफ़र किया है HUF वगैरह किस में भी किया तो उस केस में भी जितनी इनकम हो रही होगी सारी की सारी इंडिविजुअल की इनकम में ऐड हो जाएगी। शेयर ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फॉर बीइंग मेंबर ऑफ अ ट्रस्ट और अ माइनर चाइल्ड हु इज़ बेनिफिशियरी अंडर अ ट्रस्ट, मान लो कि हमने किसी स्पाउस या किसी भी अपनी डॉटर इन लॉ, माइनर चाइल्ड किसी को के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, किसी ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और माइनर चाइल्ड, तो भी उससे जो इनकम होगी सारी हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी। Provisions relating to set off of losses, list of deductions out of gross total income available to individual, कौन कौन सी डिडक्शंस है जो इंडिविजुअल को अलाउड हैं। डिडक्शंस कुछ इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट से रिलेटेड भी होती है और इनकम से रिलेटेड। जो पेमेंट से रिलेटेड होती है वो 80C to 80GGC होती हैं, जो इनकम से IA से 80U तक की जो डिडक्शंस हमने डिडक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ी थी हम क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है, इसकी हम टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, राउंड ऑफ, सबसे पहले क्या है, राउंड ऑफ टोटल इनकम ऑफ टू द नियरेस्ट ऑफ मल्टीपल 10।
जो उसकी टोटल इनकम है उसको हम राउंड ऑफ करते हैं मल्टीपल ऑफ 10, मतलब उसकी अपर या हायर लिमिट में जो 10 से मल्टीपल हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपर लिमिट में 10 से मल्टीप्लाई करना है, लोअर लिमिट से 10 से मल्टीप्लाई करना है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे अंडर सेक्शन 288A में। क्या इसमें राउंड ऑफ टोटल इनकम टू द नियरेस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, अगर लास्ट डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 या 5 से ज़्यादा है तो अपर लिमिट का 10 से मल्टीपल जो होगा उसमें हम कन्वर्ट कर देंगे, अगर 4 या 4 से कम है तो लोअर लिमिट वाले को हम ट्रांसफर में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब मान लो कि हमारी इनकम है यहाँ पे 1,45,405, तो हम ये 405 को 410 बना देंगे। अगर यहाँ पे 5 की जगह 4 होता तो हम ये 00 मतलब हम 400 में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है डिवाइड दी टोटल इनकम। जो टोटल इनकम है उनको 4 पार्ट में हमने डिवाइड करना है। कैसे करना है? एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन, एक लॉन्ग टर्म जो 20% है, शॉर्ट टर्म 15 और 30% होता है कवर्ड अंडर। कुछ ऐसी इनकम है जो लॉटरी इनकम है उनको 30% वाली को अलग कर देना है, और जो बाकी इनकम बचेगी उनको स्लैब के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करना है, जो एग्जम्पशन लिमिट दे रखी हैं। फिर इसमें क्या करना है, जो ऊपर इनकम सारी की सारी हमने लग की है उनके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके टोटल कर देना है, उसमें 2500 की रिबेट दे देनी है, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे 12,500 की होने वाली है। विच एवरेज जो टोटल टैक्स बना है वो या 2500 जो दोनों में से कम है उतनी हमें रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A में। सरचार्ज, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा। सेस आपके ऊपर 4% सेस लग जाएगा। रिबेट, अगर आपकी कोई रिबेट बन रही है तो रिबेट में मिल जाएगी। बैलेंस इज टैक्सेबल विच विल बी राउंड ऑफ टू दी नियरेस्ट, जो हमारा टैक्स आएगा उसको भी नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ कर देना। एप्लीकेबिलिटी ऑफ AMT। AMT कैसे? AMT स्टैंड फॉर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेट AMT कैसे होता है? दी AMT प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल ऑल दी पर्सन्स एक्सेप्ट दी कंपनी। कंपनी को छोड़ के सभी पे AMT प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं, सब्जेक्ट टू दी सर्टेन कंडीशन विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2013। 13-14 से हमारी ये स्टार्ट हो गया असेसमेंट, ये 13-14 से हमारा टैक्स लगना शुरू हो गया। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल इंडिविजुअल पे भी, पहले इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं होता, 2013-14 से इंडिविजुअल पे भी एप्लीकेबल होने लग गया है। इंडिविजुअल कवर्ड अंडर AMT कौन कौन से होते हैं जो AMT में कवर होते हैं? हु हैज़ क्लेम्ड एंड, जिसने 35 AD में कोई डिडक्शन क्लेम कर रखी है, जिसने 80P को छोड़ के 6A की 80IA से लेके 80RRB तक डिडक्शन क्लेम कर रखी है, या जिसने 10AA SCZ की एग्जम्पशन डिडक्शन ले रखी है, एग्जम्पशन ले रखी है, मतलब इन तीनों में से कोई भी डिडक्शन उसने क्लेम कर रखी है तो वो इसमें कवर हो गया। लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, हुज एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड्स ₹20, उसकी 20 लाख से इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी लिमिट है। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ AMT। स्कीम AMT की क्या स्कीम है? वेयर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल बाय इंडिविजुअल एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स इज लेस दैन the 18.5% of AMT, then the individual has to pay minimum of 18.5%. Okay. AMT की क्या है आपको मैंने पहले बता दिया। असेसमेंट ऑफ प्रोसीजर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में इंडिविजुअल की असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट होती है, एक असेसमेंट बाय दी असेसिंग ऑफिसर होती है, उसमें कौन कौन सी इनकम ऐड होती हैं, कौन सी इनकम क्लब होती है, कौन सी नहीं होती। नेक्स्ट आ गया प्रोविजंस कौन कौन से, GTI में डिडक्शंस कौन कौन सी मिलती हैं, जो डिडक्शन दिखा दी उसमें सेट ऑफ लॉस वगैरह कौन सा सेट ऑफ होता है कौन सा नहीं होता। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स बता दिए पहले राउंड ऑफ करना होता है, उसके बाद जो इनकम्स हैं उनको अलग अलग कर दो, जो 30% वाली 20% वाली 15% वाली अलग अलग कर दो, 10% वाली अलग कर दो, जो 10% है उसको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगाना, सारा सभी का जितना जितना टैक्स आया टोटल को टैक्स को कैलकुलेट कर दो, उसमें 2500 की रिबेट ले लो एज़ पर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो ये 12,500 हो चुकी है रिबेट, ठीक है। नेक्स्ट है सरचार्ज हो जाएगा, अगर 50 लाख से ऊपर इनकम है तो आपको सरचार्ज लग जाएगा, ठीक है। अगर आप सरचार्ज लग गया उसके बाद आपको सेस लगे, सरचार्ज लगने के बाद सरचार्ज लगे ना लगे बाद में हमारा सेस लगता है, सरचार्ज लगेगा तो सरचार्ज के बाद नहीं लगता तो अपना डायरेक्ट सेस लग जाता है। सेस में हमारा 4% सेस लगेगा, क्लियर है। उसके बाद हमें रिबेट मिल जाएगी, रिबेट है तो ठीक है, जो हमारा लास्ट में टैक्स बचेगा उसको हम राउंड ऑफ कर दें, क्लियर है। नेक्स्ट आएगी AMT की प्रोविजंस। AMT सुन लो क्या होता है। AMT क्लियर बताता हूँ। AMT स्टैंड फॉर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये लगता है किस पे है? ये लगता है हमारे इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल नहीं कंपनी के अलावा कोई भी पर्सन है, कंपनी को छोड़ दो,
बाकी के पर्सन की डेफिनेशन में जो भी आते हैं सारे के सारे कवर कर लो। जो इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल हुआ 2013-14 असेसमेंट ईयर से हुआ, ओके 2013-14 असेसमेंट ईयर से स्टार्ट हो गया, क्लियर है। अब ये लगता कैसे है, अगर कोई भी पर्सन जिसने 35 AD में डिडक्शन क्लेम कर रखी है या जिसने 80 P की डिडक्शन को छोड़ के 80 IA वाली डिडक्शन ले रखी हैं वो, या किसने 10 AA वाली डिडक्शन ले रखी हैं, तो उस केस में वो AMT की प्रोविजंस के लिए एलिजिबल है, मतलब उसके ऊपर AMT की प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, उन तीनों में से कोई भी डिडक्शन क्लेम कर रखी हो एंड उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम इन द लास्ट प्रीवियस ईयर मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब उसकी जो इनकम है एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा हो, तो उस केस में उसके ऊपर AMT प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अब AMT प्रोविजंस में होता क्या, AMT कब लगता है, क्या है AMT का जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो है 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, वो अलग हो गया। 18.5% फ्लैट रेट है जो टैक्स रेट है, ठीक है। अगर आपकी टोटल इनकम पे जो टैक्स रेट लग रहा है, टैक्स लगने के बाद एज पर इनकम टैक्स पॉइंट, जो इनकम टैक्स स्लैब्स रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मान लो टोटल टैक्स लग गया, और जो आपका एवरेज रेट बनता है, एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम। जो आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकलेगा अगर वो 18.5% से कम है, 18.5% से कम है, तो आपको मिनिमम 18.5% देना पड़ेगा ऑफ द बुक प्रॉफिट का 18.5% देना पड़ेगा। अगर आपका 18.5% से 50% से ज़्यादा है, 18.50 होता है, सॉरी 18.50% से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको जो ज़्यादा वाला है वो आपको पे करना पड़ेगा, क्लियर है। लेकिन इसका बेनिफिट होता है AMT अगर आपने ज़्यादा भी पे कर दिया तो इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट 10 असेसमेंट ईयर में मिल जाएगा। अगर आपको कभी भी आपका इनकम टैक्स जो ज़्यादा बनता है तो उसमें आपको AMT के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ओके थैंक यू।